जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, और गिरकर उठने का हौसला रखो साथियों, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मौज मस्त बहार। मैं हूं सुजीत सर, आपका कानून कोच। बदलने आया हूं लॉ के लिए आपकी सोच। आइए और बनते हैं लॉ के लेजेंड्स। आपकी जो सीए जर्नी है उसमें आपको 3 लेवल्स क्लियर करना है। जैसे आपने सुना ना, लेवल सबके निकलेंगे, तो लेवल सबके निकलेंगे मतलब जो मेहनत करेगा, यहां पे जो खड़ा रहेगा वो नहीं, जो अड़ा रहेगा उसका लेवल निकलेगा, जो बैठा रहेगा और बैठ के मेहनत करेगा उसका लेवल निकलेगा। और आपकी जो सीए जर्नी में है बेसिकली उसमें 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल आपका है सीए फाउंडेशन, लेवल नंबर 1 आपका सीए फाउंडेशन, लेवल नंबर 2 आपका सीए इंटरमीडिएट, और लास्ट लेवल आपका सीए फाइनल। उसके बाद आपके नाम के सामने लग जाएगा क्या, सीए। और मेरी बात ध्यान रखना, फैमिली आपको सरनेम देती है। हां जी दोस्तों, फैमिली आपको सरनेम देती है, लेकिन ये जो सीए टाइटल है ना, ये अर्न करना पड़ता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। नाम के आगे सफिक्स, नाम के आगे जो प्रीफिक्स आप लगाओगे वो आप कमाते हो। जैसे सीए प्रीफिक्स वो आप कमाते हो, वो आप मेहनत करते हो, लेकिन नाम के लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो आपको फैमिली देती है। तो फैमिली आपको सफिक्स देती है और प्रीफिक्स हम खुद अर्न करते हैं लाइफ में अपनी मेहनत से। ये प्रीफिक्स ही है तो जो आपको ये शो करता है कि आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है। तो इस प्रीफिक्स को पाने के लिए आपको ये 3 लेवल्स पार करने पड़ेंगे, और ये आईसीआई का जो चक्रव्यूह है उसको आपको पार करना पड़ेगा, और तब आप सीए बन जाओगे। आपके सीए फाउंडेशन में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सीए फाउंडेशन में आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली सबसे पहला अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट है आपका लॉ, तीसरा सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड द सब्जेक्ट नंबर 4 इज बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपके जो सीए जर्नी है उसमें बेसिकली देखो, लाइफ हो या सीए एग्जाम, सब में कुछ ना कुछ पासिंग क्राइटेरिया होता है। अगर आप लाइफ में भी कुछ ना कुछ मेहनत करते हो तो कभी पास होते हो, कभी फेल होते हो। सेम उसी तरह आपकी सीए जर्नी में भी है, उसमें भी आप पास या फेल होते रहोगे, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो पास होगे, आप सक्सेसफुल होगे, अगर नहीं करते हो तो अनसक्सेसफुल की कैटेगरी। तो आइए जानते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट में अगर हमें सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है तो वो क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बेसिकली सीए फाउंडेशन में आपके टोटल 4 पेपर्स हैं, जिसमें से कम 40 नंबर चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स। मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाना है, और एग्रीगेट अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। जैसे पूरा पेपर आपका 400 मार्क्स का है तो इसमें एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। तो वैसे तो टारगेट आपको हाई रखना है कि 200 का नहीं, आपको 300 प्लस का टारगेट रखना है, बट मैं अभी एक समझाने के लिए बता रहा हूं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। अब आइए जानते हैं अपने सब्जेक्ट को। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को जानते हैं। नो योर सब्जेक्ट। सीए फाउंडेशन लेवल पे बेसिकली आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? बिजनेस लॉ। जितने भी लॉज बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं, बिजनेस सिनेरियो में जो लॉज आपके लिए एप्लीकेबल है, सारे बिजनेस में जो एप्लीकेबल हैं बिजनेस लॉज, वही बिजनेस लॉ एक सीए को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीए को क्रिमिनल लॉ से कोई लेना देना नहीं होता है, सीए को बिजनेस लॉ से लेना देना होता है। दैट्स व्हाई ये बिजनेस लॉ आपके सिलेबस में है, और आपकी बुक का भी नाम है क्या? बिजनेस लॉ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, और मेन्यू कार्ड मिलता है तो उसमें आप देखते हो कि मुझे क्या खाना है। उसमें मेन्यू कार्ड में सब लिखा होता है, डेजर्ट की एक लिस्ट होती है, मेन कोर्स होता है, ये सारी चीजें होती है। ऐसे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है सीए का फाउंडेशन का लॉ का बिजनेस लॉ का मेन्यू। ये है बिजनेस लॉ का मेन्यू, मतलब ये आपका सिलेबस। अब जो सीए का जो फाउंडेशन का सिलेबस है लॉ का, उसमें बेसिकली आपको टोटल 7 चैप्टर्स क्लियर करने हैं। 7 चैप्टर्स के चैंपियन बनना है, और ये 7 चैप्टर्स का चैंपियंस बनने के बाद तब आप लॉ में हाई स्कोर कर पाओगे। तो लॉ के मेन्यू में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है और ये क्यों है, आपके सिलेबस में क्यों है। जनरली मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट है तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई, मैं क्यों पढ़ूं, मेरा क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों लॉ पढ़ना चाहिए, क्यों बिजनेस लॉ पढ़ना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ,
कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके क्यों का जवाब दे रहा हूं। हालांकि एक लाइटर नोट पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मैं आपसे बोलता हूं कि लाइफ में दो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। एक, किसके साथ जिंदगी बितानी है, और दूसरा, क्या करते हुए जिंदगी बितानी है। किसके साथ जिंदगी बितानी है मतलब किसके साथ शादी करनी है, ये एक मेन डिसीजन होता है लाइफ का। सही पर्सन के साथ किसके साथ जिंदगी बितानी। और सेकंड वन है, क्या करते हुए मैं जिंदगी बिताऊंगा, मतलब वो आपका करियर रिफ्लेक्ट करता है। अगर राइट पर्सन इन राइट प्रोफेशन एट द राइट टाइम पहुंच जाए तो वो अपनी लाइफ में खुश रहता है। वो 10 घंटे काम करने के बाद बहुत एनर्जी फील करता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बात की, क्यों, क्योंकि लाइफ के 50 साल आपके इस जर्नी में जाने वाले हैं। इसलिए बनने के बाद भी 50 साल आप मेहनत करोगे, तो मेक श्योर कि क्या करते हुए आप जिंदगी बिताओगे। तो सीए कोर्स नाम ही काफी है, अपने में नेम फेम एंड मनी सब कुछ है, बट डिपेंड करता है आपका साइको फिजिकल नेचर उसमें मैच करे। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा वाई, आप सीए क्यों करना चाहते हो। और सीए करना चाहते हो तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे सीए करना है, तो वेलकम है। तो आप लाइफ में सीए करके 50 साल मेहनत भी करोगे, आने वाले टाइम में मेहनत करोगे, तो आपको मेहनत ईजी लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा हाउ, अब मैं कैसे करूं, मैं कैसे पढ़ूं, तो उसके लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है। ये है रूल, स्क्रीन पे देख रहे हो आप। रूल मतलब, आर का मतलब होता है रीड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको रीड करना है। लॉ अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले रीड द कॉन्सेप्ट। सेकेंड यू, यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझने पे फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और सिर्फ अंडरस्टैंड से कुछ नहीं होगा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने लर्न नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला आपका। तो रीड करना है, फिर यू से अंडरस्टैंड करना, फिर एल से लर्न करना है, और लास्ट स्टेप आपका आता है क्या, एक्सप्रेस करना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों, क्योंकि दिमाग में सब कुछ है लेकिन लिख के प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जो टीचिंग करते थे, जो सिखाते थे, वो सबको शिक्षा देते थे, चाहे वो ट्रेनिंग सबको दे रहे थे, वो कौरवों को भी दे रहे थे और पांडवों को भी दे रहे थे। लेकिन उसमें से एक ही योद्धा जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, जो आज तक जिसका नाम चलता है, अर्जुन। अर्जुन ही क्यों हो पाया, क्यों और लोग उस तरह के योद्धा नहीं बन पाए, कि जिसमें स्वयं भगवान शिव जिसकी परीक्षा लेने आए, तो भगवान शिव ने यह बोल दिया कि अर्जुन, तुम्हारे जैसा बाहुबल मैंने नहीं देखा, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे इस बाहुबल से, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी इस विद्या से। तो इस टाइप का अर्जुन का जो लेवल था, इस टाइप का जो अर्जुन की प्रैक्टिस थी, अर्जुन को धनुर्धर योद्धा अर्जुन किसने बनाया, उसकी प्रैक्टिस ने। ये लास्ट वाला स्टेप। तो आप भी कॉमर्स के अर्जुन हो आने वाला, अर्जुन मतलब योद्धा, वॉरियर। अभी आपके पास अर्जुन तो अभी शस्त्र नहीं है, लेकिन ये पेन है आपके पास, तो ये है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए लास्ट वाला क्या है, ई फॉर एक्सप्रेस, इट्स ई फॉर एक्सप्रेस योरसेल्फ, ई फॉर एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हो। तो मैंने दोनों का आंसर दिया, क्यों करना है और दूसरा कैसे करना है। अब लॉ के मेन्यू में अगर मैं देखूं तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले लॉ के मेन्यू में आपको बेसिकली पहला चैप्टर बोला इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने, जिसमें सबसे पहला चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये क्या है, इसमें आप सीखेंगे कि लॉ है क्या, लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज लॉ, लॉ के सोर्सेस क्या हैं, और तीसरा लॉ का प्रोसेस क्या है, लॉ बनता कैसे, ये सारी बात इसमें जानोगे। हमारे देश में कितने टाइप्स के लॉज हैं, कितने टाइप्स के लॉज हैं, हमारे देश में कितने टाइप्स की जुडिशरी सिस्टम है, ये सारी बातें, होम मिनिस्ट्री क्या है, सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस चैप्टर में जानोगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। अब आपने लॉ को जान लिया, लॉ बनता कैसे ये सब जान लिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है, कल को आप सीए बनोगे, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, तो बिजनेसमैन भी क्लाइंट्स होंगे, होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो वो आपसे एडवाइस लेगा कि सर मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, मुझे लीगल एडवाइस करो। लेकिन आप लीगल एडवाइस तब कर पाओगे जब आपने क्या पढ़ रखा हो फाउंडेशन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल ऑफ गुड्स है। आज आप मार्केट में कुछ भी खरीदते हो तो अनजाने या जाने में एक एक्ट लगता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जो भी चीजें आप सेल करते हो उस पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल परचेज पे ये लगता है आपको। तो ये लॉ आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर पाओ। कल को कोई सेलर आपसे एडवाइस मांगता है तो क्या बोलोगे, मुझे नहीं आता सर। ये तो वही बात होगी, डॉक्टर इज सेइंग दैट आई डोंट नो हाउ टू डू द सर्जरी।
नेक्स्ट चैप्टर है, कल को आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कल को कोई क्लाइंट आता है वो बोलता है सर मेरी पार्टनरशिप फॉर्म बना दो, मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको एक एक्ट आना चाहिए। कौन सा एक्ट आना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट। तब उसको लीगल एडवाइस कर पाओगे और फिर बदले में वो आपको क्या देगा? पैसे देगा। उसके बाद आता है एलएलपी एक्ट। एक क्लाइंट आया आपके पास, वो कह रहा है ना तो मुझे पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है ना तो कंपनी बनानी है, मुझे और कोई सजेशन ऑप्ट करो, सजेशन मुझे दो सर। तो आप बोलोगे तो इसका करो, तुम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के अपना बिजनेस करो, एलएलपी बना के बिजनेस। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं और कंपनीज के भी फीचर्स होते हैं। आज इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने आपके नाम आ रहे हैं, इंडियन जितनी कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो कह रहा है सर मेरी कंपनी बनानी है, क्या बोलोगे? मैं कंपनीज एक्ट नहीं जानता। कल को एक कंपनी में, जो भी कंपनी बनती है उसमें ऑडिटर सीए होता है, तो क्या सीए साहब ये बोल सकते हैं कि सर मुझे कंपनीज एक्ट नहीं आता? तो वह यहां पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप पैसा कमा पाओगे। क्लियर? अगर जीवन में आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा। गिव एंड टेक का रिलेशन है इस यूनिवर्स में। आप नॉलेज दोगे, नॉलेज के बदले वो आपको क्या देगा? पैसा देगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगर इसको मैं बात करूं तो बिजनेस में जो पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया है। कल को आपका कोई क्लाइंट है, मान लो उसने कोई चेक इशू किया, चेक इशू किया, तो चेक इशू करने के बाद चेक बाउंस भी हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो बाउंस होने के बाद लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है लॉ में, आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करेंगे, लेकिन कब कर पाओगे? जब ये एक्ट पढ़ के जाओगे। अब आपको आई थिंक ये पता चल गया होगा कि लॉ के सिलेबस में आपको ये क्यों रखा गया, तो क्यों का आंसर आप सब लोगों को मिल गया होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या मिल गया आपको आंसर? हाँ बोलो, हाँ मिल गया। क्या? क्यों पढ़ना है लॉ? पता चल गया आपको लॉ क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि लोगों की हेल्प करना है, लोगों की सर्विस करना, सेवा देना है लोगों को। हम सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आप सेवा दोगे तो पैसे आपको मिलेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो बेसिकली इसलिए आपके सिलेबस में चैप्टर रखा गया है। आई होप कि आपको क्यों का आंसर मिल गया, और हाउ कैसे पढ़ना ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं पेपर का पैटर्न। बेसिकली जो सीए फाउंडेशन का जो लॉ का पेपर होता है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं, और एक सेट 20 मार्क्स का होता है। इस 20 मार्क्स में हर क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं, जैसे 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, ये मिला के पूरा 20 नंबर का एक होता है। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। लेकिन इसमें से हमें पेपर में करना कितना होता है? सिर्फ 5 क्वेश्चंस। तो मल्टीप्लाई 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 20 मार्क्स, तो कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स। अब पेपर में आपको मैक्सिमम पता कितने नंबर मिल सकते हैं? 100 नंबर मिल सकते हैं। 100 से ज्यादा आप नहीं ला सकते। 100 आउट ऑफ 100। हालांकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, अगर हिस्ट्री में कोई चीज हुआ नहीं है तो हो सकता है हिस्ट्री तुम्हारा वेट कर रही हो कि अब हो जाएगा जब तुम आओगे। रिकॉर्ड बनते हैं क्या? टूटने के लिए, है कि नहीं? तो रिकॉर्ड बनते हैं क्या? टूटने। कल को क्या पता कि आज आप मेरी वीडियो दे रहे हो सकता है कि कल का आपका ही 100 में 100 लॉ में आ जाए और इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दो। भाई सचिन तेंदुलकर ने अगर सेंचुरी मारी फर्स्ट टाइम, तो क्या किसी और ने दोबारा नहीं मारा? और सबने मारा। रिकॉर्ड बनते हैं किस लिए? टूटने के लिए, है कि नहीं? अब इसी जर्नी में मैं आपको और आगे ले चलता हूं, और आइए और अब हम चलते हैं अपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जानने और अपने लॉ को जानने कि लॉ है क्या, लॉ के सोर्सेस क्या है, कहां से लॉ बनता है, लॉ का प्रोसेस क्या है। ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम क्या है, सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, ये सारी बातें अब इसमें हम करने वाले हैं। ये बेसिकली लॉ का बेसिक चैप्टर है जो कि आपको आना चाहिए। पेपर में अगर मैं बात करूं तो पेपर में इसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पेपर में आपके आएगा। इससे आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाला है? देखो चैप्टर का ट्रेलर आपकी स्क्रीन पे है। चैप्टर का ट्रेलर आपकी स्क्रीन पे है, और इस ट्रेलर में मतलब चैप्टर के जो कंटेंट है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के ट्रेलर में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉ क्या है। दूसरा हम जानेंगे लॉ के सोर्सेज क्या है। तीसरा हम जानेंगे लॉ बनता कैसे है। और उसके बाद हम जानेंगे कितने टाइप्स के लॉ हैं आपकी कंट्री में। और जानेंगे क्या मेजर रेगुलेटरी बॉडीज,
हमारे देश का इंडियन जुडिशरी सिस्टम क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमें पता चलने वाली है। तो एक बार मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं और फटाफट रिकॉल करो क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले लॉ क्या है, दूसरा पढ़ेंगे उसी में ही प्रोसेस क्या है और उसके सोर्सेस, ये तीन चीजें। सेकंड पे हम पढ़ेंगे, गेस करो क्या पढ़ेंगे, कंटेंट में था। सेकंड में पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ लॉ, और थर्ड में मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, और लास्ट में इंडियन जुडिशरी सिस्टम। ये चार ही बातें पढ़नी और 6 आउट ऑफ 6 आपके पेपर में आ जाएंगे आपके। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लॉ क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुम लोग जब स्कूटी लेके या बाइक लेके जब गए थे तो आपने नोटिस किया कि जैसे कि हमेशा होता आया है कि आप लोग ना हेलमेट ले जाना ही भूल जाते हो, हमेशा हेलमेट ले जाना भूल जाते हो। ये अंदर से आपको पता रहता है कि हेलमेट लगा के चलना है, लेकिन आप क्या होता है कि इतनी जल्दी में होते हो कि हेलमेट लगाना भूल जाते हो। और कई बार होता है कि स्कूटी पे या बाइक पे 2 लोग अलाउड होते हैं, लेकिन कई बार एक तीसरा दोस्त भी होता है जो कहता है मैं तेरे साथ ही चलूंगा। तो अब उसको क्या होता है कि हम इंसानियत के नाते छोड़ नहीं सकते, तो कहते तू भी चल ले। ये पता है कि अलाउड नहीं है, फिर भी 3 लोग बैठे हुए, दोस्ती भी तो निभानी है। और पहले वाले केस में हेलमेट भूल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे ना, जो जेल लगा रखा है आपने, तो इसलिए आपकी सोच होती है कि मेरे बाल ना खराब हो जाएं। हाँ, महंगा खर्चा किया है अभी तो बाल ना खराब हो जाए। फिर आपने देखा होगा आपको कहीं पर ना वो लाल बत्ती हरी बत्ती दिखती है, देखा ना, रेड लाइट पे आप कहते हो बहुत जल्दी में, मेरे पास टाइम नहीं, रेड लाइट 30 सेकंड रुकने का, मेरे करोड़ों का लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, अपनी बाइक लेके जाते रहते हो, अचानक से जैसे रेड लाइट क्रॉस करो, अचानक से झाड़ियों में से एक पर्सन निकल के आता है और सफेद ड्रेस में होता है। वो झाड़ियों से निकलता ना एक बंदा अचानक से, आप कहते हो ये कौन आ गया, सफेद ड्रेस में आता है और फिर वो आपसे हालचाल पूछता है, बेटा कैसे हो, क्रॉस क्यों किया, हेलमेट कहां है, और 3 लोग बाइक पे क्यों बैठे हुए हो। और फिर आपसे पूछता है, वो थोड़ी देर बाद आपकी क्लिक करता है वो फोटो, गाड़ी का नंबर, और पता नहीं क्या वो ऐसे ऐसे टिक टिक करता है नंबर ऐसे, और थोड़ी देर बाद आपके घर पे एक प्रेम पत्र आता है। प्रेम पत्र मतलब जो पापा के हाथ लगता है, जिसको प्यार से बोलते हैं चालान। और उसमें आप ना रेड लाइट क्रॉस करते हो, बाकायदे फोटो तो एचडी में नहीं होती इतनी, बट होने लगेगी कुछ दिन में, बट उसमें साफ पहचान में आता है कि शहजादे गए हुए हैं, शहजादे चला रहे हैं, और आपको चालान भरना पड़ता। आप ये जानते हो ये क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ ऐसा आपके साथ, सोचो एक बार क्यों हुआ। आपके अंदर आ रहा होगा ना, साडा है कहते रख, ऐसा गलत क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आपने लॉ का वायलेशन किया हुआ है। किसका वायलेशन किया हुआ है, लॉ का वायलेशन किया हुआ है। आपने लॉ फॉलो नहीं किया, मोटर व्हीकल एक्ट का फॉलो नहीं किया, मोटर व्हीकल एक्ट का कंप्लायंस नहीं किया, इस वजह से आपका चालान हुआ था। अब मेरा 2 मिनट के लिए क्वेश्चन है, सब लोग सोचो, क्या सोसाइटी में लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या सोसाइटी में लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। 2 मिनट अपने मन में सब लोग सोचें, सोसाइटी में लॉ क्यों होना चाहिए। इमेजिन अ सोसाइटी विदाउट लॉ, सोसाइटी में बिना लॉ के सोसाइटी क्या चल सकती है, नॉट पॉसिबल। अभी मोटर व्हीकल एक्ट ना होता तो क्या आपको लगता कोई रेड लाइट पे रुकता। मैं तो कई गाड़ियों को उड़ता हुआ देख रहा हूं। जो एक्सीडेंट के केसेस है वो बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते, सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, लॉ होना चाहिए कंट्री में, तभी आप चैन से सांस ले पा रहे हो। यस और नो। तो आइए जानते हैं कि लॉ कहते किसे हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि वैसे फील करते हैं हम कई बार, लेकिन ये नहीं जाना भी लॉ है क्या एक्चुअल में। तो एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हमें लॉ की डेफिनेशन जाननी जरूरी है। एक बार आइए और मैं आपको लेके चलता हूं लॉ किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है, लॉ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, जो कौन लगाता है, इंपोज कौन करता है, लगाता कौन है, हमारी गवर्नमेंट। कौन लगाता है, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज बाय द, लगाता कौन है, गवर्नमेंट। क्यों लगाती है गवर्नमेंट ये लॉ, 2 चीजें सिक्योर करने के लिए। पहला, एक तो सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, और दूसरा सोसाइटी को क्या मिल सके, जस्टिस, न्याय। आपको याद है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें सनी देओल क्या कह रहा था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो मुझे याद आया कि ये सनी देओल जस्टिस मांग रहा है, इसका मतलब
लोगों को न्याय चाहिए। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना उसमें न्याय। कल जो निर्भया केस हुआ था, आपको याद है निर्भया केस? निर्भया केस याद है? स्क्रीन पे देखो, याद आ जाएगा। निर्भया केस याद है आपको? तो निर्भया केस में उसकी फैमिली को इंसाफ मिला। क्यों? क्योंकि उन जो जो दरिंदे थे उनको फांसी पे लटका दिया गया, उनको सजा मिली। क्यों? जस्टिस मिला, सोसाइटी में उनको जस्टिस मिला, न्याय मिला। क्यों न्याय मिला? बिकॉज क्रेडिट गोज टू लॉ, क्योंकि हमारी देश में लॉ था, इसलिए उनको न्याय मिला, उनको इंसाफ मिला। तो लॉ इज अ क्या? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब जैसे कि हम कई बार होता है ड्यूटी टू पे टैक्सेस। क्यों है? क्योंकि लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ड्यूटी है हमारी टैक्स पे करना। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, जो कौन लगाता है? गवर्नमेंट। क्यों लगाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों लगाती है? क्यों? क्योंकि दो चीजें सिक्योर कर सके, पहला सोसाइटी का वेलफेयर हो और दूसरा न्याय मिले, इंसाफ मिले लोगों को, इसलिए लॉ। अब आई होप कि सबको पता चल गया होगा। चलो एक बार लॉ की डेफिनेशन सब लोग रिसाइट करो, जो अभी यहां पे आपने पढ़ा था, जो अभी यहां पे पढ़ा था, वो सब लोग एक बार रिसाइट करो। क्या पढ़ा था? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, जो कौन लगाता है? इंपोज कौन करता है? गवर्नमेंट। क्यों करती है? दो चीजें सिक्योर करने के लिए, पहला वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी और दूसरा प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, तारीख नहीं। वैसे एक बात मैंने कहीं सुनी थी, तुमने भी कहीं देखा होगा, लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, कि लड़कियां डेट पे जाती हैं और बॉयज तारीख पे जाते हैं। सुना है आपने? वो तारीख कौन सी वाली? वो कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? वो तारीख इसी की बात कर रहे हैं, वो तारीख ये लॉ वाली तारीख की बात कर रहे हैं। लड़कियां डेट पे जाती हैं लेकिन बॉयज तारीख पे जाते हैं, कोर्ट वाली। समझे? तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, लॉ के सोर्सेस क्या हैं। जैसे आज तुम मुझे मोबाइल में देख पा रहे हो, आज तुम मुझे लैपटॉप में देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन है, उस सोर्स से मुझे देख पा रहे हो। आप मुझे यूट्यूब पे देख पा रहे हो, आप मुझे यूट्यूब पे देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि वो सोर्स है यूट्यूब और वहां से आप देख रहे हो, राइट? आप मुझे अपने मोबाइल में देख रहे हो, क्रेडिट गोज टू यूट्यूब, क्रेडिट गोज टू ऐप, क्रेडिट गोज टू योर इंटरनेट कनेक्शन, राइट? जैसे आज आप घर में बैठो, एक बार फील करना, अभी तुम लोग सब सांसें ले रहे हो, तो ये जो सांसें ले रहे हो तो इसका सोर्स क्या है? सोचो 2 मिनट का, आपको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? कहां से मिल रही है? जल्दी बताओ फटाफट, कहां से मिल रही है ऑक्सीजन? कहां से मिल रही है ऑक्सीजन? पेड़ों से मिल रही है। यू आर नेचुरल पर्सन, तभी आपको नेचुरल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि नेचर से कनेक्टेड हो। आपको ऑक्सीजन पेड़ों से मिल रही है। आपका सोर्स क्या ऑक्सीजन का? पेड़ पौधे। तो जब आपका सोर्स, आप मुझे घर में देख पा रहे हो, आपके घर में ये लाइट जो जल रही है, किसी के घर में बुझी हो तो बुरा मत मानना, लाइट आपके घर में जली हुई है, तो ये लाइट का सोर्स क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर का सोर्स पीछे से कहां है? पावर हाउस, राइट? तो जैसे आपकी ऑक्सीजन का सोर्स है, ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है, वो सोर्स है, उसी तरह हमारे लॉ का भी 3 सोर्स है जहां से लॉ इंस्पायर होता है। पहला हमारे संविधान से, पहला सोर्स क्या है लॉ का? संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा लॉ का सोर्स क्या है? जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, जो कोर्ट के वेरियस डिसीजंस होते हैं। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो उससे इंस्पायर होकर हम लॉ बना लेते हैं कई बार, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं इसको। और तीसरा है कस्टम एंड यूजेस। हे एक बात बताओ, अपने यहां शादियों में कितने फेरे होते हैं? कितने फेरे होते हैं? हेडफोन लगा लें जिनके आसपास पापा हो, कहीं ये ना सोचे कि बच्चे को। कितने फेरे होते हैं हमारे यहाँ? फटाफट जल्दी से बताएं, कितने फेरे होते हैं शादियों में? 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे होते हैं ना? ये क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशन है हमारा। क्या है? ट्रेडिशन है। जैसे हर कल्चर में अलग अलग ट्रेडिशन होता है, तो ऐसे ही ट्रेडिशन है, ये हमारा एक कल्चर है, एक कस्टम, एक रीति रिवाज है। अग्नि के फेरे लेना रीति रिवाज है हमारा। आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं के, जो राजा के बाद गद्दी पे कौन बैठता था? राजा की सिंहासन पे कौन बैठता था? उसके बाद उसका पुत्र। यही होता था। पिता की संपत्ति पहले किसके नाम पे जाती थी? बेटे के नाम पे। उसी से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया था, इनहेरिटेंस एक्ट। कौन सा एक्ट? इनहेरिटेंस एक्ट। वो अलग बात है कि आज की डेट में दोनों को इक्वल माना जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मत खाओ, मुझे मत गुस्से में देखो, ये लॉ ने बोला है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अब बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, राइट? तो लॉ बेसिकली 3 जगह से इंस्पायर होता है। पहला सोर्स लॉ बनाने का,
हमारा संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा जुडिशियल डिसीजंस, और तीसरा हमारे रीत और रिवाज, कस्टम एंड यूसेस, ये हमारे रीति रिवाज। अब आता है लॉ बनता कैसे, लॉ बनेगा कैसे। देखो जब लॉ प्रपोज किया जाए, जैसे अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो एक कमेटी बनाएगी, इंपावर्ड कमेटी। अब उस कमेटी को बोलेगी एक रॉ फॉर्म, एक ड्राफ्ट फॉर्म तैयार करके दो, ठीक। अब कमेटी अपना एक ड्राफ्ट फॉर्म अपना तैयार करके आपको दे देगी। अब लेट से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आपको दे दी, राइट, अपनी रिपोर्ट आपको दे दी कमेटी ने। अब ये रिपोर्ट को लेके गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रिपोर्ट को जो रॉ फॉर्म है इसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी एज अ बिल। क्या, एज अ बिल, दिल नहीं बिल कह रहा हूं, हाँ, एज अ बिल। कहां, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब सबसे पहले इस बिल को पेश किया जाएगा, इस बिल को पेश किया जाएगा लोकसभा में। कहां जाएगा बिल, आपने वो क्लिप्स देखी है जिसमें कहते हैं कि जान दे देंगे इस देश के लिए, जान दे देंगे इसके लिए, देखा होगा आपने। तो ये बिल सबसे पहले कहां पास होगा, लोकसभा में। इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, जान दे दिया उस पर, डिस्कशन एंड डिबेट के बाद ये पास हो गया। अब ये बिल जाएगा कहां, राज्यसभा में। कहां पहुंचा ये बिल, राज्यसभा में। बिल लोकसभा में पास हो गया, अब गया ये राज्यसभा में, और बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये बिल जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जाएगा, और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल पे अपने सिग्नेचर करती हैं तो ये बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट। नाम सुना है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। तो एक्ट आ रहा है ना सब में, तो बिल से फिर वो क्या बन गया, एक्ट। और जैसे आपको याद होगा स्कूल लेवल पे आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी स्कूल में, तो नोटिस बोर्ड पे कुछ लगाया जाता था, याद है, वो इंफॉर्मेशन अफिक्स कर दी जाती थी किस पे, नोटिस बोर्ड। क्यों, क्यों की जाती थी वो, क्यों की जाती, जल्दी बताओ फटाफट, क्यों की जाती थी, ताकि पूरे स्कूल में जितने लोग हैं सबको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाए, राइट। इसीलिए नोटिस बोर्ड पे वो अफिक्स की जाती थी। ऐसे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो लॉ पास हुआ, मान लो ये एक्ट बन गया, बिल से एक्ट बन गया, अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करना है इसको, तो कैसे करेगी गवर्नमेंट, अपने ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट को अगर कोई न्यूज सर्कुलेट करनी है पब्लिक को, तो उसका न्यूज़पेपर है एक प्रकार से समझो। तो ओजी में, मतलब ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में एक डेट मेंशन कर दी। लेट से गवर्नमेंट ने कहा कि ऑफिशियल गैजेट में 1 अप्रैल से ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये लॉ पूरे इंडिया में कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 अप्रैल से, राइट। इस तरह से पूरा लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर, एवरी लॉ हैज अ स्टोरी। क्या हर लॉ की कहानी होती है क्या, मैं एक बात बहुत बोलता हूं, वो जीवन ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, क्या वो जीवन ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो कहानी क्या जो किसी के दिल में ना उतर जाए, वो कहानी क्या जो किसी के दिल में ना उतर जाए। तो ऐसे लॉ बनने के लिए भी पूरी कहानी होती है, हर लॉ की कहानी होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कंपनीज एक्ट क्यों आया, कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंपनीज एक्ट क्यों आया, कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करने के लिए। कंपनीज एक्ट क्यों आया, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने, पार्टनरशिप एक्ट आया। समझ में आ रहा है, एलएलपी क्यों आया, एलएलपी इसको रेगुलेट करे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया, कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए। तो समाज के मोटर व्हीकल एक्ट क्यों आया, ताकि लोग रोड पे सुरक्षित रहें, क्या रहें, सुरक्षित रहें, राइट। तो अब आपने समझ लिया क्या लॉ क्या हो। अब मैं यहां पे आता हूं, और सबसे पहले ये स्क्रीन पे देख के मुझे पूरी क्लास आंसर देगी। जितने लोगों के दिल तक मेरी आवाज जा रही है वो एक बार फिर से जरा रिकॉल करें, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, जो कौन इंपोज करता है, कौन लगाता है, गवर्नमेंट। क्यों लगाती है, 2 चीजें इंश्योर करने के लिए। पहली चीज सिक्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और दूसरा प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। अच्छा, लॉ के कितने सोर्स हैं, कहां कहां से लॉ बनता है, 3 सोर्स है। सोर्स नंबर 1 भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोर्स नंबर 2 जुडिशियल डिसीजन, जो कोर्ट के डिसीजन है। और सोर्स नंबर लास्ट कौन सा है, हमारी रीत रिवाज, कस्टम एंड यूसेस, इनसे इंस्पायर होकर भी लॉ बनता है, राइट। अच्छा ये बताओ लॉ बनता कैसे, फटाफट। अब आप लोग जरा सा रिकॉल करो। सबसे पहले गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, उससे कहेगी अपनी एक रिपोर्ट हमें दो, रिपोर्ट बना के दो। उसने रॉ फॉर्म की रिपोर्ट बना के दे दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी इसे एज अ बिल। सबसे पहले कहां ले जाएगी बिल पास करवाने, लोकसभा में। डिस्कशन एंड डिबेट के बाद लोकसभा में वो बिल पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब ये बिल कहां जाएगा पास होने के बाद, राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये बिल डिस्कशन एंड डिबेट के बाद पास हो जाएगा तो फिर ये बिल कहां जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिग्नेचर के लिए। और जैसे ही उस बिल पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर कर देंगी, वो बिल से क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्ट। और ये बिल से जब एक्ट बनेगा तो क्या इंडिया में एप्लीकेबल कब से करेंगे, कब से एप्लीकेबल होगा, कब से लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑफिशियल गैजेट
जो गवर्नमेंट का भारत का गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में एक डेट मेंशन होगी और वहां से ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो आपको ये फर्स्ट टॉपिक तैयार हो गया। अगर तैयार हो गया है तो मुस्कुराहट के रूप में सूचित करना, मैं कैमरे में आपको देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है और आपके दिल में जा रहा है। राइट? समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आइए और जानते हैं लॉ की आगे की जर्नी। जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में अलग अलग तरह के लोग, राइट? जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, अलग अलग टाइप के पर्संस होते हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ लॉ भी है। जरा देखते हैं, चार चांद लगाने, अगला टाइप्स ऑफ लॉ हम देखते हैं कौन सा है। टाइप्स ऑफ लॉ, चार चांद लगाने, ये 4 पॉइंट आ गए। पहला क्रिमिनल लॉ, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ। दूसरा क्या है? सिविल लॉ। तीसरा क्या है? कॉमन लॉ। और लास्ट में क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 4 तरह के लॉज हैं। कौन कौन सा? क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, थर्ड कॉमन लॉ और फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब मैं कुछ केसेस की बात करता हूं और जरा बताना कि क्रिमिनल एक्ट है या नहीं। आपके हिसाब से क्रिमिनल लॉ में आएगा कि नहीं आएगा? किसी का मर्डर करना, क्या किसी का मर्डर करना क्रिमिनल लॉ है? नहीं, क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? किसी को जान से मारने की धमकी देना क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है क्रिमिनल लॉ? फ्रॉड करना किसी के साथ क्रिमिनल एक्ट है। चोरी करना क्रिमिनल एक्ट है। किडनैपिंग करना क्रिमिनल एक्ट है। अब एक दो फेमस केस का नाम बता दो जो तुम्हारी निगाहों के सामने चल रहा होगा क्रिमिनल एक्ट है। जल्दी बताओ कौन सा तुम सुन रहे हो, जो तुमने अभी देखा, बज़वर्ड न्यूज में थी। बताओ जल्दी से। अभी वो जो नीला ड्रम वाला एग्जांपल, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सोनम वाला केस, क्या ये क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं लॉ को पढ़ाने नहीं आता, मैं लॉ को आपको फील कराने आ रहा हूं। इसलिए अभी फील करो तुम लोग। बॉयज के अंदर दहशत है, मैं समझ सकता हूं, ये दोनों नाम लेते तुम लोग दहशत में चले गए हो। नीला ड्रम और उधर वाला एग्जाम्पल, वो अलग बात है, बट कोई बात नहीं। बट ये रियलिटी है, मुझे थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आज तुम्हें लॉरेंस बिश्नोई अगर धमकी दे रहा है फोन करके, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये क्रिमिनल एक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये क्रिमिनल एक्ट में आएगा। क्लियर है? सिविल लॉ, सेकंड आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? जितने भी डिवोर्स के केसेस हैं वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, सिविल एक्ट है। क्या है? सिविल लॉ में आता है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा मैं, सिविल लॉ है। क्या है वो? सिविल लॉ। समझ में आ रहा है? थर्ड कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का बेसिकली मतलब होता है कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस। कोर्ट के डिसीजंस क्या है? कोर्ट के डिसीजंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, वो हम भी बात करेंगे। और लास्ट में नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल। ये 4 टाइप्स के आपके लॉ है। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्रिमिनल लॉ। कौन सा? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल लॉ किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद, जैसे यहां पे देख पा रहे हो, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद, किससे रिलेटेड है? पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग्स। किसको बोलते हैं? पब्लिक रॉन्ग्स को बोलते हैं। एंड पनिशमेंट फॉर द सेम, कि जो पब्लिक रॉन्ग्स है, जो सोसाइटी में होने नहीं चाहिए, जैसे मर्डर होना नहीं चाहिए, ये पूरे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ये सोसाइटी की पीस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, शांति भंग करेगा, राइट? कि अगर भाई दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, तो ये क्या है? पब्लिक रॉन्ग्स है। तो क्रिमिनल लॉ इज लॉ विद पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। अब ये क्रिमिनल लॉ गवर्न किससे होता है? क्रिमिनल लॉ गवर्न होता है इंडियन पिनल कोड से, 1860, अभी तो बीएनएस हो गया है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये 2 चीजें, जैसे आपने सुना होगा कि आईपीसी की धारा 302 सेक्शन 302 में मर्डर का केस चलता है, राइट? 30 से अटेम्प्ट टू मर्डर सुना होगा, अभी तो बीएनएस हो गया। तो कह रहा है कि ये जो क्रिमिनल लॉ है, ये गवर्न होता है बेसिकली 2 चीजों से, आईपीसी अभी बीएनएस हो गया, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्या है? इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 ये डिफाइन करता है कि क्राइम है क्या, उसका नेचर क्या है, और आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। ये डिफाइन करता है इंडियन पिनल कोड कि क्राइम तुमने किया क्या, उसका नेचर क्या है, और आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी। सेकंड है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या?
इसमें एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताया जाता है कि मतलब उसको सजा कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर किया, अगर, वैसे आप तो मर्डर कर रहे हो, आप तो सीए कर रहे हो, बड़े सीधे साधे लोग हो, मान लो किसी ने क्रिमिनल एक्ट किया, मान लो कोई पर्सन हो, उसने अगर मर्डर किया, तो सबसे पहले उसके नाम पे एफआईआर होगी, एफआईआर होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, राइट, एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसको फिर प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में। कहां प्रोड्यूस किया जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनेगी, अब पुलिस जो एविडेंस देगी उसको भी पूरा देखेगी, उसके बाद फिर कोर्ट या तो वहीं से आपको सजा सुना देगी और या बरी कर देगी, दो सिचुएशन होंगे। ये प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर्स कहां दिए हुए? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें चार्जशीट वगैरह फाइल करती है पुलिस, वो सारे सीक्वेंस है। तो इंडियन पिनल कोड या बीएनएस आपको बताता है नेचर ऑफ क्राइम, डिफाइन करता है क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और पनिशमेंट कितनी मिलेगी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपको सजा होगी। जैसे एग्जांपल्स हैं ये सारे, किसमें? मर्डर, रेप, थेफ्ट एंड फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, मतलब आपके ऊपर हमला करना, ये सब किसमें आता है? क्रिमिनल एक्ट में। किसमें आता है? क्रिमिनल लॉ में। तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल लॉ बनाया गया है ताकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो सके। और हमारे तो शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, आप लोगों ने भगवत गीता में भी लिखा हुआ आपने पढ़ा हुआ है, विनाशाय च दुष्कृताम। क्या? विनाशाय च दुष्कृताम। इसका क्या मतलब है? विनाशाय च दुष्कृताम मतलब जो दुष्ट हैं उनका विनाश करो, राइट? विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टों को सजा दिलाने के लिए, ताकि वो सुधर सकें, इसीलिए क्रिमिनल लॉ बनाया गया है। ये क्रिमिनल लॉ का पर्पस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको आता हूं सिविल लॉ पे लेके। किस पे आता हूं? सिविल लॉ। ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ोगे, ये सिविल लॉ का ही पार्ट है। ये एग्जांपल्स हैं आपके सिविल लॉ के, जैसे टॉर्ट। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, किसी की रेपुटेशन डैमेज कर रहे हो, टॉर्ट है, सिविल रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो तो मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा, सिविल लॉ। प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के मैटर्स जो डिस्प्यूट होता है, वो भी सिविल लॉ है, क्रिमिनल नहीं है। फैमिली सेटलमेंट वाला, जैसे डिवोर्स वगैरह का केस, जैसे फेमस केसेस अभी देखो ना कितने चल रहे हैं, धनश्री एंड चहल, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, ये सारे केसेस किसमें सेटल हुआ है? क्रिमिनल में, सिविल में? सिविल में, फैमिली कोर्ट में, राइट? तो बेसिकली ये सिविल लॉ में पार्ट है। क्लियर है? तो सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, सिविल जो क्रिमिनल लॉ है वो पब्लिक रॉन्ग है। क्या है? पब्लिक रॉन्ग। ये रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक है। पब्लिक रॉन्ग मतलब जो गलती है वो अगेंस्ट द सोसाइटी ठीक नहीं है, वो पब्लिक रॉन्ग है, क्रिमिनल लॉ। लेकिन जो सिविल लॉ है वो सिंपल रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन है। रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन है, रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं है, रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन है। ये पर्सन स्पेसिफिक है। तो अब इसमें कैसे होगा? तो जो डिस्प्यूट इंडिविजुअल, जो झगड़े होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, व्यक्ति विशेष के बीच में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो झगड़े किसमें समाधान किए जाते हैं? किसमें सॉल्यूशन दिया जाता है? सिविल लॉ में। द सिविल कोर्ट, इसके लिए जैसे वहां क्रिमिनल कोर्ट है, यहां सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। द सिविल कोर्ट विल एनफोर्स द वॉयलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। उसके लिए आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा? सिविल सूट। तब आप अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हो। जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई कब्जा उस पर करता है तो यू कैन फाइल अ सिविल सूट इन अ सिविल कोर्ट, राइट? अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। जो सिविल लॉ है वो प्राइमरली फोकस करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। डिस्प्यूट मतलब झगड़े के समाधान पे फोकस करता है, रेदर देन पनिशमेंट। सिविल सूट जो फाइल करता है, सिविल लॉ जो होता है, सिविल लॉ प्राइमरी फोकस करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, डिस्प्यूट का मतलब झगड़े का समाधान पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, रेदर देन पनिशमेंट। वो पनिशमेंट फोकस नहीं करता। सेम वैसे जैसे क्रिमिनल लॉ में था, यहां भी एक्ट और प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ जो ये गवर्न होता है वो किससे? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से गवर्न होता है, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसे वहां पढ़ा था आपने, ऐसे यहां भी। अब ये एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये इसके एग्जांपल्स हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। नेक्स्ट, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेसिकली ये क्या? कॉमन लॉ बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल एक बात कि जो कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, किसके डिसीजंस? कोर्ट के जो डिसीजन, जैसे जुडिशियल डिसीजंस, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो और जो सारी कोर्ट्स हैं
उन पे वो बाइंडिंग होगा। उस नेचर का अगर केस है तो वो उस पे बाइंडिंग होगा। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस अगर दिया, कोई डिसीजन दिया, तो जो और भी कोर्ट्स हैं इंडिया की, जो जैसे हाई कोर्ट एंड और, अगर सिमिलर नेचर का केस है तो वो उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगा कि इस तरह केस में ये डिसीजन होना चाहिए जनरली। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब केस लॉ, आपने नाम सुना होगा केस लॉ, समझ में आ रहा है, केस लॉ। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉ एक कॉमन लॉ बोला जाता है। ये जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट दे रही है, जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि जो जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो इंडिया में जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगी, उनके ऊपर वो एप्लीकेबल होगी, उनको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एक डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, इसका क्या मतलब है? ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, कि जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका उसके साथ खड़े रहो, मतलब उसको फॉलो करो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई केस लॉ डिसाइड कर दिया है, कोई डिसीजन दे दिया है, तो और कोर्ट को वो बाइंडिंग होगा और कोर्ट को मानना पड़ेगा, उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, राइट। अब स्टेयर डिसाइजर रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन, मतलब स्टेयर डिसाइजर्स का सिंपल मतलब होता है फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट, सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश द प्रीवियस डिसीजन। कि भैया अगर कोई सेम प्रिंसिपल और जजमेंट जो प्रीवियस डिसीजन अगर दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो वही जो और भी आगे हैं और जो कोर्ट्स हैं, अगर सिमिलर नेचर का केस है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं क्या? कॉमन लॉ। इसको बोलते हैं क्या? कॉमन लॉ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब क्या? सिंपल कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब जस्ट इन नेचुरल, मतलब क्या है? लैटिन फ्रेजेस का मतलब क्या है कि फॉलो द लॉ, फॉलो द फंडामेंटल, सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ। कि भैया जो रिटन लॉ है, फॉलो द लॉ इन लेटर नॉट इन, फॉलो द लॉ इन स्पिरिट नॉट इन लेटर। कि लॉ को आप स्पिरिट में फॉलो करो, कि मतलब जो लॉ बनाया था उसका असली उद्देश्य क्या था, उस पर्पस से फॉलो करो लॉ, ना कि सिर्फ लिखा हुआ इसलिए, उसका मेन पर्पस क्या था। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं देखो मोटर व्हीकल एक्ट का पर्पस क्या है? लोगों को सेफ करना, लोगों की जान बचाना, प्रोटेक्ट करना, तभी तो आपको हेलमेट लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो फॉलो द लॉ इन स्पिरिट नॉट इन ओनली लेटर्स। इसमें दो कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है? लैटिन फ्रेज है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ लैटिन टर्म है। इसका मतलब क्या है? नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। कि मतलब आप अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकते। बताओ इससे क्या नुकसान होगा अगर आप अपने केस में जज बन गए तो? भैया फिर तो तुम कभी अब क्रिमिनल कहलाओगे ही नहीं। अपनी नजर में तो हर बंदा सही होता है कि नहीं? दुर्योधन ने भी कई जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैं सही हूं। क्रिमिनल से भी जाओगे पूछने तो कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी कर लिया, वरना तो मैं चोरी नहीं करता हूं। तो क्या पुलिस को छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो भैया लॉ कह रहा है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ये लैटिन फ्रेज कह रही है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। सेकंड, ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम। यहां पे ऑडी से कोई लेना देना है, कार से कोई लेना देना है, ये लैटिन टर्म है ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम इसका क्या मतलब है? कि भैया जो केस हो रहा है, जो दो पार्टीज हैं, एक अदर पार्टी को भी सुनने का मौका दो। ऐसा नहीं बस आरोप सिद्ध कर दिया, उसकी बात भी सुनो। झगड़ा अगर है तो दोनों पक्ष को सुनो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको भी सुनने का मौका दो। इसको बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम। तभी तो सही होगा। क्या जस्टिस माना जाए अगर आपको अपनी बात रखने का मौका? आपने नोटिस किया कोर्ट में दोनों की बात सुनी जाती है या सिर्फ एक की सुनी जाती है? जज साहब इस दरिंदे को मेरे सामने गिरफ्तार कर लो। आपके कहने से क्या जज साहब वहां से ऑर्डर दे देंगे? दे देंगे क्या? जल्दी बताओ, दे देंगे क्या? नहीं देंगे। दोनों पक्ष को सुनेंगे। अच्छा मान लो अगर कोर्ट में कोई पर्सन आ गया, उसको सपोज दैट 10 साल की सजा सुना दी, तो क्या वो जज की अगर तारीफ कर देगा तो सजा कम हो जाएगी क्या? फटाफट बताओ। अगर 10 साल की सजा सुनाई और आपने तुरंत बोल दिया जज साहब को, मान लो कोई क्रिमिनल है उसको 10 साल की सजा सुनाई हीनियस क्राइम में, और वो जज साहब की तारीफ कर रहा है। कैसे तारीफ कर रहा है? धन्य हो वो माँ जैसे जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो इतना अच्छा डिसीजन दे पा रहा है सोसाइटी के लिए। तो क्या जज साहब अपनी सजा कम कर सकते हैं? अरे यार तो बहुत बढ़िया बंदा है, इसकी सजा 8 साल कर दो। और फिर वो और तारीफ करने लगा, तो जज साहब कह रहे अच्छा ऐसा करो 5 साल कर दो इसकी सजा। और तारीफ करने लगा। वाह धन्य हो गया ये प्रांगण जहां पे ऐसे जज साहब हैं
2 साल कर दो। फिर और तारीफ किया, जज साहब ने कहा दोबारा 10 साल कर दो। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरी पार्टी को भी सुनने का मौका देगी, दोनों पक्ष को सुनेगी, तब कोर्ट अपना डिसीजन देगी। और क्या बोलेगी लास्ट में? आपने ये लाइन सुनी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि कैदी, बोल दिया ना उसको, कि बोल दिया इस पर्सन को कि भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत ताजिराते हिंद कैदे बामशक्कत की सजा दी जाती है और फांसी की सजा मान लो दी, कैपिटल पनिशमेंट, पेन तोड़ दी जाती है तुरंत। और वहां जो अब तक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन रहा था वो कटघरे में कैसे रोता है, देखा है मूवीज में? आपने देखा होगा मूवीज में कई बार, नहीं जज साहब, नहीं जज साहब। और सनी देओल की मूवी तो मैंने और देख लिया था, सनी देओल तो वहीं पे कह रहा है, पुलिस वालों को ही कह रहा है, मतलब जज साहब के सामने, वो बेटा रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में ऐसा कोई करेगा सीधा वहां उठा के जेल में भेज दिया जाएगा, वहीं से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। देखा है कई बार, मैंने कई बार देखा, उसमें सनी देओल चिल्ला रहा होता है, मतलब 4 पुलिस वालों को उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय के पट्टा अपने गले में। मैं तो हैरान हो गया कि कोर्ट में ऐसा कौन बोल सकता है? पॉसिबल है क्या ऐसा बोलना? उठा के जेल में डाल देगी पुलिस, पुलिस को आदेश देगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। बेटा वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, तो बी केयरफुल। देखा होगा कई मूवीज में, तारीख पे तारीख वहां पीट रहे हैं जाके, क्या कोर्ट में ऐसा अलाउड होता होगा जज साहब के सामने? नहीं। चलो, तो अब नेक्स्ट कह रहा है, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड चेंज द स्टैट्यूट। मतलब कह रहा है जो जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ओवरराइड कर सकता है किसी और केस लॉ को, किसी और कॉमन लॉ को, केस लॉ को ओवरराइड कर सकता, लेकिन कोई ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या नहीं दे सकती जो स्टैट्यूट मतलब लॉ को ही चेंज कर रही हो। ऐसा नहीं है, जजमेंट सिर्फ कॉमन लॉ, केस लॉ को ओवरराइड कर सकता है लेकिन लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। अब जरा देखते हैं, हमारे न्याय की देवी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। हमारे देश में इंसाफ मांगने जाए तो जहां का है, जाए कहां, ये पब्लिक जाए कहां? अब किसी को अगर इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इंसाफ के लिए अब जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाए? आपने मूवीज में भी देखा होगा कई जगह। देखो पहले हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में न्याय कहां से मिलता है? सबसे टॉप पे हमारी कंट्री में जो अपेक्स कोर्ट है, जैसे आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई सीनियर सिटीजन होगा, सीनियर सिटीजन मतलब सबसे सीनियर, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। मम्मी क्या है आपकी? हाई कोर्ट। पापा को नहीं रखा मैंने, सारे पापा ध्यान दें, मम्मी क्या है? हाई कोर्ट। फिर पापा किस में आ गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और आप किस में आ गए? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। यही 4 तरह के जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और लास्ट में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। क्या होता भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? बेसिकली इट इज द अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी मतलब टॉप बॉडी। हमारे देश में जो जुडिशरी सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, उसमें सर्वोच्च स्थान, जो टॉप पोजीशन दी गई है, वो किसको दी गई है? वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। किसको दी गई है? हेड ऑफ जुडिशरी सिस्टम है ये। तो अपेक्स कोर्ट हमारे इंडिया का क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, इसका स्थापना कब हुई थी? कब आया था हमारी कंट्री में? कब स्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट? ये जीके का क्वेश्चन है, सब लोग याद भी रखो। कल को मान लो सीए के बाद आईएएस भी करने लगे तुम लोग, तो हेल्प मिल जाएगी। एक बच्चा मन में सोच रहा है कि सर सीए कहाँ आईएएस बनते होंगे? बेटा AIR 2 सीए ही थी इस बार, पता कर लेना, यूपीएससी में भी। तो अपेक्स बॉडी ऑफ हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्याय प्रणाली क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, स्टैब्लिश किसने किया? स्टैब्लिश कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये स्टैब्लिश हुआ हमारे देश में। इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है हाईएस्ट अथॉरिटी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? चीफ जस्टिस। समझ में आ रहा है? कौन है कुछ चीफ जस्टिस करंट में? याद है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई जी अभी फिलहाल। दूसरा, अब जैसे डिसीजन देने होते हैं तो अलग अलग बेंचेस होती हैं। बेंचेस मतलब एक बेंचेस में डिसीजन ले कितने जजेस हैं। तो जो प्रिंसिपल, जो मेन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कितने मेंबर्स हैं?
7 इंक्लूडिंग सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें इंक्लूड होंगे 7 जज। प्रिंसिपल जो बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कितने जजेस होते हैं? 7, उसमें इंक्लूडिंग सीजीआई। नाउ इंक्रीज टू 34 ड्यू टू मोर केसेस। केसेस बढ़ रहे हैं तो भी बढ़ा दिए गए हैं जजेस। तो अगर किसी पर्सन को कोई रिलीफ चाहिए तो वो कहां पे अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहां जा सकता है वो? सुप्रीम कोर्ट में, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट है क्या? हमारे देश का सर्वोच्च जुडिशरी सिस्टम, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टैब्लिश कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 7। प्रिंसिपल बेंच में 7 मेंबर्स हैं। बाकी टोटल नाउ इंक्रीज टू 34 ड्यू टू मोर केसेस। और अगर कोई अपील फाइल करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हम रिलीफ ले सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल केस में अगर आपको देखो तो अभी जो वो डॉग वाला केस था, याद आया आपको? डॉग वाला केस, कौन सा डॉग वाला? डॉग का भी डिसीजन आया था ना? कौन जीता उस केस में? बाद में डॉग जीत गए कि नहीं जीत गए? क्या जीते डॉग? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया बाद में? हाँ, बोला कि पहले प्रिपरेशन कर लो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो अपील फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना, रिव्यू किया। हाई कोर्ट उसके बाद आता है, सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी। किसी भी स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशरी होता है वो हाई कोर्ट होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट। इंडिया का, बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है कहां? कहां है सुप्रीम कोर्ट? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहां है? सभी लोग दिल से बोले, मेरे दिल तक आवाज आ जाएगी फटाफट। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं सर दिल्ली, दिल्ली, कुछ दिल्ली बोल रहे हैं, कुछ दिल्ली बोल रहे हैं, कुछ न्यू दिल्ली बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। वाह, इनोवेटिव आंसर। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली। ठीक है, बहुत सही आंसर। जो भी स्टेट होता है, जितने भी स्टेट है इंडिया में, उसकी हाईएस्ट जो जुडिशरी होती है वो हाई कोर्ट होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, राइट? और हाई कोर्ट के पास 3 पावर्स होती हैं, मतलब एपिलेंट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुपरविजरी पावर भी होता है, सुपरविजरी ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 227 लिमिट कर देती है सुपरविजरी पावर्स। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे शेयर करते हैं सिंगल हाई कोर्ट, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों सिंगल हाई कोर्ट शेयर करती हैं। याद है कहां पे है? कहां है पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट? कहां है? चंडीगढ़ में। हाँ, तो 6 स्टेट, हमारे देश में जो 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स, उनमें 1 हाई कोर्ट है। सिंगल हाई कोर्ट से काम चल रहा है दोनों की। अब एक जीके का क्वेश्चन आ गया है, इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट। कब बना था? सीए डे के अगले दिन, 1 जुलाई 1862 को। तो ये था आपका हाई कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जॉली एलएलबी टाइप की कोर्ट है। कौन सी कोर्ट? जॉली एलएलबी। देखा आपने? अरे कमाल करते हो मिश्रा जी, गुटका थूक के आया करो। देखा होगा मूवी, लेकिन उस तरह नहीं होती, बट थोड़ा बहुत जो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लीनियंट नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट। हाई कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट। थोड़ा बहुत जो चल जाता है वो किस में चलता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। थोड़ा बहुत चल जाता है, पूरा नहीं। बट वहां जैसे जॉली एलएलबी टाइप में जो दिखाया गया है, पूरा सेम तो नहीं है, बट इंस्पायर है वहां से। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? सबसे पहले हाई कोर्ट के नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट? तो सिविल लॉ के जो मैटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का देखता है, और क्रिमिनल लॉ का मैटर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो कौन देखता है? सेशन कोर्ट। समझ में आ रहा है? हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे ईच डिस्ट्रिक्ट। और सिविल लॉ के जो मैटर, मैंने बता रखा है सिविल लॉ क्या है। सिविल लॉ के मैटर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट देखता है। अगर क्रिमिनल मैटर है तो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन देखेगा? सेशन कोर्ट। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, कि जो फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन है, सिविल जज कैन ट्राई अ सूट नॉट मोर देन 2 करोड़। जो सिविल जज है वो कितने तक के केस देख सकते हैं? सिविल जज सिविल केसेस में नॉट मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ तक के केस देख सकते हैं। jurisdiction is equal to power to control. Court get territorial jurisdiction based upon the area, कि भैया जो एरिया के हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एरिया लगेगा वहीं
डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कोर्ट होगी। केसेस डिसाइडेड बाय लोकल लिमिट्स वेयर पार्टी रिसाइड प्रॉपर्टी है, मतलब आज आपके झगड़े की प्रॉपर्टी है, लेट से वो प्रॉपर्टी मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में है, लेट से आगरा में है, तो कौन से वो प्रॉपर्टी आगरा में रिसाइड कर रही है, वो प्रॉपर्टी आगरा में सिचुएटेड है, राइट। तो हमारा जो डिस्प्यूट होगा तो प्रॉपर्टी को लेकर तो केस कहां फाइल होगा, आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जहां पे पार्टीज रहती हैं। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये लास्ट कोर्ट है। ये क्या है, देखो हर मेट्रो सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, कितना है 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो हम हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, हर मेट्रो सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है तो ये स्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन किसके कंसल्ट करके ये स्टैब्लिश होगा उस जगह, उस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, किससे होगा, हाई कोर्ट। अब इसमें ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं देखते हैं। एक होता है चीफ मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एक कौन होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसके पास पावर है क्या, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है इसके पास। सेम ऐसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली पावर है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। और ऐसे एक है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें एक ऑफिसर है, राइट, एक जुडिशियल ऑफिसर है कौन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसके पास पावर से क्या है, सेम वही पावर है जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उस लेवल की पावर है। तो ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आपका, राइट। तो इस तरह से सीए जर्नी में मैंने आपको आज इंट्रो बताया है। बेसिकली आपके सिलेबस का मैंने इंट्रो दिया हुआ है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, आपने जाना लॉ किसे कहते हैं, फिर आपने जाना इसके प्रोसेस और ये उसके सोर्सेस, टाइप्स ऑफ लॉ, लॉ कितने टाइप्स के हमारी कंट्री में, स्ट्रक्चर क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम का, ये सारी बातें हमने आज जान लिया। तो अब ऐसे ही सारी बातों को हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ पढ़ना है। और अगर जिस चैनल की आपको तलाश थी, जिस बात की तलाश थी, अगर जो चीजें आप ढूंढ रहे थे वो बंदा आपके सामने है, वो ब्रांड आपके सामने है, इन्हीं को एक्सेल करने के लिए हम लोग एक बार साथ में आए हैं ताकि मिलके धमाल मचा दें और आपको इस बार एग्जाम क्लियर करा दें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, पूरी जान लगा देंगे, मिलके पूरी जान लगा देंगे अपनी स्टडी को क्लियर करने के लिए, आपकी स्टडी को क्लियर करने के लिए और आपको जल्द से जल्द इंटर में पहुंचाने के लिए। वेलकम टू इंटर फ्रॉम फाउंडेशन। यू विल एंटर इनटू इंटर फ्रॉम फाउंडेशन, बट आपका मुझे पूरा एफर्ट चाहिए। देखो बिना एफर्ट डाले आप अर्जुन नहीं बन सकते। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे, आपका डाउट सॉल्विंग से लेके एग्जाम क्रैकिंग तक आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन बस कंडीशन एक है, आपको अभी अपनी ऊर्जा डालनी है। देखो यहां से 200% की ऊर्जा जब जाएगी और उधर से जब आप भी ऊर्जा लगाओगे तो दोनों मिलकर तबाही मचा देंगे और इस बार रिकॉर्ड बना देंगे। तो पूरी मेहनत करनी है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में आपके जो भी चल रहा हो, अगर आप मान लो अपनी लाइफ में टूट भी चुके हो तो टूटने वाले मेरी एक बात सुने। मैं एक बात बोलता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन किसी को मानता हूं तो वो कौन है, टूटा दिल, टूटे सपने और मुस्कुराता चेहरा इज द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन ड्रीम्स, स्टिल स्माइलिंग फेस इज द डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इनके दिल में एक तूफान पल रहा होता है और जिस दिन ये तूफान लेके आते हैं, अपने दिल में एक तूफान पाल के रखते हैं और जब वो आते हैं तो दुनिया में तबाही लेके आते हैं, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देते हैं। तो अगर आप अपने अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल हो गए हो या आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं, सीए में अटेम्प्ट नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है सीए बने कि नहीं बने, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और अगले अटेम्प्ट हो सकता है तुम रैंक होल्डर बन जाओ, इस अटेम्प्ट में नहीं बन पाए लेकिन अगले अटेम्प्ट हो सकता है रैंक होल्डर बन जाओ। और मैं आपसे यही बोलूंगा, उम्मीदें सिर्फ रब से रखो, सब से नहीं रखना है। उम्मीदें रब से रखो, सब से नहीं रखना है। और अपनी एफर्ट करना है, ईमानदारी से करना है, क्योंकि अल्टीमेट तुमसे लाइफ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना कमाते हो। बॉयज ध्यान दें, तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना कमाते हो, और उसके लिए तुम ये मेहनत करो। और ये सीए में इतनी पावर है, इतना पैसा है कि आपको आपके ड्रीम में हेल्प करेगी। ठीक, तभी वो हनी सिंह की लाइन आप बोल पाओगे, कौन सी, घर है पैसा है गाड़ी, अब दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अंकल आप बोलते हैं ना उसमें, वो लाइन बोलता है हनी सिंह, एक महीने में जितना आपकी लड़की उड़ाती है
उतना मेरी गाड़ी तेल खाती है। ये कब बोल पाओगे? ये कब बोल पाओगे? जब भैया सीए बनोगे, जब मेहनत करोगे। नहीं तो फिर करो, अब तक जो करते आए हो वही देखो। अब अगर वही करोगे जो अब तक करते हो तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। अब तुम वो करो जो आज तक नहीं मिला, फिर वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। क्योंकि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, और होता वो है जो आईसीआई चाहता है। तुम वो करो जो आईसीआई चाहता है, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। क्लियर है? और जाते जाते मैं अपनी क्लोजिंग स्पीच देना चाहूंगा, क्लोजिंग लाइन। ये आपको दिल के छुए तो तालियां बजाना, मोबाइल का ध्यान रखना गिरने ना पाए। और ये दिल पे छुएगी लास्ट लाइन कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। क्या? कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और लास्ट लाइन पे दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। शीशा हूं मैं, टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Get ready. I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.